सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वेंडिगो की डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो कहानियां शुरू करने से पहले जो बात मैंने आपको कल कही थी, कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो मेरा सेकंड चैनल है उसे भी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरा सेकंड चैनल है जो मैंने अभी न्यू क्रिएट किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि चैनल जो है वो यूट्यूब बहुत जल्दी डिलीट कर देता है। फेक स्ट्राइक का भी खतरा आजकल बहुत ज़्यादा है। तो भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर मेरे इस चैनल पर कोई भी मतलब इशू वगैरह क्रिएट हो जाता है, तो मैं आप में से किसी को खोना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तभी इसलिए मैं बारिश में धूप में हमेशा मेहनत करता रहता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मैं आप सभी को खोना नहीं चाहता। इसलिए आप उस सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस कर लें। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को जो है वो सेकंड वाले चैनल को वो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जैसे ही उस पर 500 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो उस पर वीडियोस डलना शुरू हो जाएगी। तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो अपने अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लो और चलो आज की कहानी को जो है वो शुरू करते हैं। ये बात तकरीबन उस वक्त की है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था। मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी और उन्हीं छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी के घर गया हुआ था। मुझे अपने दादा दादी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, क्योंकि हमेशा से मैं शहर में ही रह रहा था। मेरा जो गांव है, यानी कि जहां पर मेरे दादा दादी का घर है, वो जगह ज़्यादा विकसित नहीं है, यानी कि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर घरों के आसपास सिर्फ पेड़ पौधे हैं। वहां की जो हवा है, उस हवा में सांस लेकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। जब मैं पहली बार अपने दादा दादी के घर जा रहा था, तब मुझे लग रहा था कि शायद मैं कहीं किसी अमेज़न के जंगल में पहुंच गया हूं। लेकिन जब मैंने अपने पापा से पूछा, तब उन्होंने बताया हमारा गांव ऐसा ही है, यहाँ की खूबसूरती ये पेड़ पौधे हैं, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। जब मैं अपने दादा दादी के घर पहुंचा, तब मैंने घर को देखा। घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तभी घर का दरवाज़ा खुला और अंदर से मेरी दादी जी निकल कर आई, और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा राजा पोता आ गया। मेरे पापा ने सारा बैग वगैरह जो भी था वो गाड़ी की डिक्की से निकाल कर घर के अंदर रख दिया। मुझे कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा था वहां पर, तो मैंने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी ऑन करके टीवी देखने लगा। और जब मेरे पापा ने मुझे टीवी देखते हुए देखा, तब उन्होंने कहा, ये क्या कर रहा है, घर पर भी तो टीवी ही देखता रहता है, यहां पर भी चैन नहीं है। और फिर मेरी जो दादी जी थी, उन्होंने कहा, तो क्या हो गया, टीवी देख रहा है तो देखने दे। मेरे पापा ने फिर दादी जी से कहा, अरे माँ, आपको पता नहीं है, ये घर पर भी दिन भर टीवी देखता रहता है, ऐसे इसकी जो बॉडी है वो खराब हो जाएगी, आलसी हो जाएगा, ये कुछ बाहर की एक्टिविटी नहीं करता, बस घर पर पड़ा पड़ा टीवी देखता रहता है। और फिर दादी जी ने कहा, तो बेचारा क्या करेगा इतनी सी उम्र में, पढ़ाई तो ठीक तरह से करता है ना। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे माँ, पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन शरीर भी तो कुछ होता है ना। अगर ये एक्टिविटी नहीं करेगा, चीज़ों को जो जो नई नई एक्टिविटीज़ है उन्हें नहीं सीखेगा, तो कैसे काम चलेगा। मुझे बचपन में देखा था, मैं कभी भी घर में शांति से नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी जंगल में पापा के साथ चला गया, उनके साथ शिकार पर भी जाता था, उनकी मदद करता था। और एक ये है, घर पर पड़ा पड़ा बस टीवी देखता रहेगा। और मैं ये सब सुन रहा था, तभी वहीं दूसरी तरफ मेरी जो मम्मी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा,
माँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, बस घर पे बैठे बैठे टीवी देखता है और किसी चीज का से ध्यान नहीं रहता। तभी वहां एक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से मेरे दादाजी निकल कर आए। जैसे ही मेरे पापा ने दादाजी को देखा तब उन्होंने कहा, प्रणाम बाबूजी। ये कहकर उन्होंने दादाजी के पैर छुए और मम्मी ने भी दादाजी के पैर छुए। मेरे दादाजी मेरी तरफ देखने लगे और फिर मैं मुस्कुराते हुए उनके पैर छूने जा ही रहा था, तभी उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और मुझसे पूछने लगे, अरे कैसा है तू? हाँ, सिर्फ फोटो में ही देखा था अभी तक, हकीकत में भी बहुत ज्यादा प्यारा है तू, और होगा भी क्यों नहीं, मेरा पोता जो है। घर के सारे लोग हंसने लगे और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे पिताजी, आपको पता नहीं है ये कैसा है, मैं जानता हूं इसे अच्छी तरह से। सिर्फ दिन भर टीवी देखता रहेगा और अगर कुछ टाइम मिलेगा तब घर में जो सामान होगा उसे तोड़ता रहेगा या फिर स्मार्टफोन ले लेगा और उसी में गेम खेलता रहेगा। बताओ, ऐसे कट रहा है इसका बचपन। और एक मैं था, आपके साथ शिकार पर जाता था, आपकी कितनी मदद करता था, कभी भी ऐसे फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता था। और फिर मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही बात है, बहुत मेहनती था ये बचपन में। जब मेरे साथ शिकार पर जाता था और किसी छोटे मोटे जानवर की भी आवाज सुन लेता था तब मेरे पीछे छुप जाता था, इतना ज्यादा बहादुर था ये। रास्ते में चल चल के इसके पैर दुखने लगते थे और फिर मुझे इसे पीठ पर बैठाकर घर लेकर आना पड़ता था। मेरे पोते को बुरा भला कह रहा है और खुद की आदतें नहीं देखता तू। और फिर मेरे पापा ने कहा, अरे पिताजी, अब तो उसकी साइड ले रहे। और फिर दादाजी ने कहा, तो क्या हुआ, मेरा पोता है, देखना ये बड़े होकर बहुत नाम रोशन करेगा मेरा। तू तो गधा है, किसी काम का नहीं। चल अब चुपचाप से बैठ जा वहां पर। मेरे पिताजी मुंह बनाकर वहीं एक सोफे पर बैठ गए और मेरी जो मम्मी थी उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और वो थोड़ा बहुत हंस रही थी और दादी जी भी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे दादाजी कपड़े पहनने लगे और फिर मेरी दादी जी ने पूछा, क्या हुआ, आप कहाँ पर जा रहे हैं? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं शिकार नहीं किया, सोच रहा हूं जाकर जंगलों में कुछ दिन शिकार करूं। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा चलोगे? तभी मेरी दादी जी ने टोकते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हो? अगर कोई जंगली शेर वगैरह या फिर कोई खतरनाक जानवर मिल गया तब क्या करोगे? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, अरे तुम बेवकूफ हो क्या मुझे इतनी अकल नहीं है? मैं किसी खतरनाक जंगल में नहीं जा रहा, मैं यहीं पर पास वाले जंगल में जा रहा हूं, वहां पर कोई भी खतरनाक जानवर नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुम तो मेरा बैकग्राउंड जानती ही हो, कितने कितने खतरनाक जानवरों को मैंने मौत के घाट उतारा है। और अपने पोते के लिए तो मैं बड़े से बड़े जानवर को मार के रहूंगा। मेरे दादाजी ने एक बंदूक उठाई और उस बंदूक को देखकर मुझे एकदम बॉलीवुड मूवी जैसा फील हो रहा था। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी क्या आप मुझे भी ले चलेंगे? और फिर मेरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो, अगर तुम्हारा मन है तो, बस थोड़ा ध्यान रखना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, फिर कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। वही मेरे पापा ने सोफे पर बैठे बैठे ही कहा, अब इसे पता चलेगा असलियत कैसी होती है, हकीकत की जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल होती है। अब जा रहा है ना शिकार पर। तभी मेरे दादाजी ने कहा, अरे चल चल, अबे तू तो बेवकूफ है, किसी काम का नहीं है, गधा कहीं का। मेरे पापा फिर से चुप हो गए। थोड़ी ही देर बाद मैं कपड़े पहनकर रेडी हुआ और मेरे दादाजी ने अपनी कार निकाली
और रेडी होकर मैं कार के अंदर बैठ गया। दादाजी ड्राइव करते हुए मुझे एक जंगल के पास ले गए और वो जंगल दिखने में तो घना था, लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे दादाजी ने पहले ही मुझे बताया था कि उस जंगल में कोई खतरनाक जानवर नहीं है। लेकिन फिर भी वो जंगल घना था। मेरे दादाजी ने उस जंगल के सामने गाड़ी को रोका और मुझे कहा, बेटा उतरो, हम आ गए हैं। जैसे ही मैं उतरा, मेरे दादाजी ने मुझे एक बैग पकड़ाया और कहा, ये टांग लो, इसमें काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ, मैंने उस बैग को टांग लिया और मेरे दादाजी ने अपने कंधे पर भी एक बैग को टांग लिया और उस बैग में काफ़ी ज़रूरी सामान था। मैं और मेरे दादाजी उस जंगल के अंदर चले गए। जब मैंने उस जंगल में पहला कदम रखा, तब वहाँ का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा हरा भरा और खूबसूरत था। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, तो लो देखो कैसा लग रहा है ये जंगल। और मैंने अपने दादाजी से कहा, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। हम दोनों आगे बढ़ गए। हम उस जंगल में घूम ही रहे थे, तभी अचानक से मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चुप करो, अभी कुछ है। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? मैंने नाम में सर हिलाया और मेरे दादाजी ने मुझे छुपने के लिए कहा। मैं और वो एक झाड़ी में छुप गए और मेरे दादाजी ने कहा, अब चुपचाप देखो। तभी वहां पर एक जानवर आया और मेरे दादाजी ने उसकी तरफ गन को पॉइंट कर दिया। और उसके बाद मेरे दादा ने कहा, अपने कान बंद कर लो। मैंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और फिर मेरे दादा ने जो है वो फायर किया और गोली सीधा उस जानवर को लगी और वो जमीन पर गिर गया। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, देखा कितना अच्छा शिकारी हूं मैं, एक ही शॉट में शिकार कर लिया मैंने अपने दादाजी से कहा, हाँ आप बहुत कूल है, आपने एकदम मूवीज की तरह शिकार किया। वैसे आपको पता कैसे चला कि वो जानवर जो है वो आ रहा है? तभी मेरे दादाजी ने कहा, बेटा मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, जंगल में कैसे सरवाइव करना है और कैसे शिकार करना है मुझे काफ़ी अच्छे से आता है। उन्होंने मुझे जो अपना बैग था वो पकड़ाया और कहा, ये लो, ये बैग थोड़ा पकड़ो और मेरे पीछे पीछे चलो, इसे हम गाड़ी की डिक्की में रख लेते हैं। ये जो शिकार है इसे हम गाड़ी की डिक्की में रख देते हैं और फिर घर चलते हैं। जिसके बाद मैंने अपने दादाजी से कहा, दादाजी लेकिन हम घर जाकर करेंगे क्या? बोर हो जाऊंगा मैं तो, और मेरे पापा भी तो यही कहते हैं कि मैं बस दिन भर टीवी देखता रहता हूं। क्यों ना हम रात को इसी जंगल में रुके और आपके साथ इससे अच्छी जगह क्या होगी वक्त बिताने की। और आपने कहा भी था कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर नहीं है, तो हम आराम से यहाँ पर टेंट लगाकर रात गुजार सकते हैं। जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, आज रात हम इसी जंगल में रुकेंगे। चलो पहले ये जो शिकार है इसे गाड़ी में रख कर आते हैं। मैंने अपने दादाजी का बैग उठाया। वो बैग थोड़ा भारी था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने उसे उठा लिया और मैं अपने दादाजी के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे दादाजी थोड़े बूढ़े ज़रूर हो गए थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। उन्होंने अपने कंधे पर उस पूरे शिकार को उठा लिया जो कि काफ़ी भारी भरकम था। वो आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रहा था। मैं और मेरे दादाजी जंगल के बाहर पहुंचे और अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर उसमें शिकार रख रहे थे। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उन्होंने मेरे दादाजी को देखते हुए कहा, हे मिस्टर माइकल, कैसे हैं आप? मेरे दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस वाला जो था वो मेरे दादाजी का दोस्त था। और मेरे दादाजी ने भी कहा, और स्मिथ, मैं ठीक हूं, तुम बताओ कैसे हो? वो दोनों आपस में बात करने लगे। तभी उस पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम शिकार करने के लिए आए हो? और फिर मेरे दादाजी ने कहा,
हाँ, मेरा पोता जो है वो छुट्टियां मनाने के लिए मेरे पास आया है। और मैंने सोचा कि शहर में तो बच्चे जो हैं वो बस टीवी मोबाइल यही सब देखते रहते हैं, तो कुछ बाहर की एक्टिविटीज़ भी करनी ज़रूरी है ताकि हेल्थ जो है वो थोड़ी सुधरे, वरना बैठे बैठे इंसान आलसी हो जाता है। और फिर मेरे दादाजी के दोस्त ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा बेटा भी दिन भर सिर्फ टीवी देखता रहता है, वो तो मुझे टाइम नहीं मिलता, वरना मैं भी उसे बाहर की एक्टिविटी करवाता, लेकिन यहाँ रात में मत रुकना। और फिर मेरे दादाजी ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? और फिर उस पुलिस वाले ने बताया, एक्चुअली मुझे काफ़ी केसेस मिल रहे हैं, यहाँ से रात के वक्त 3 लोग गायब हो चुके हैं और वो कहाँ गए किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। काफ़ी सर्चिंग वगैरह चली लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो रात के वक्त यहाँ पर कोई खतरा घूमता है, तो मैं यही कहूँगा कि रात के वक्त यहाँ पर रुकना मत, घर चले जाना अंधेरा होने से पहले। और फिर मेरे दादाजी ने कहा, ओह कम ऑन, मैं इतने सालों से यहाँ पर शिकार कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ यहाँ पर अजीब नहीं दिखा। बस हाँ, एक रात मुझे कुछ अजीब सा दिखा था, बट हाँ कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मेरे पोते ने मुझसे कहा है और मैं उसकी जो विश है उसे अधूरी नहीं छोड़ सकता। एक ही रात की बात है और गन भी मेरे पास है, तो फिर कोई खतरे वाली बात तो मुझे लग नहीं रही है। बाकी तुम मेरे दोस्त तो हो ही, अगर कोई बड़ा इशू हुआ तो मैं कॉल कर दूंगा, तुम बस भागते हुए आ जाना। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरी सलाह अगर तुम मान लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाय द वे तुम मुझे कभी भी कॉल कर देना, मैं फटाक से आ जाऊंगा। ये कहकर वो पुलिस वाला जो था वो गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये पुलिस वाला क्या कह रहा था, मतलब रात को खतरा? और फिर मेरे दादाजी ने बताया, अरे कुछ नहीं बेटा, अब यहाँ पर जो है वो 9 सीखे लोग आ जाते हैं रात के वक्त, और जंगल काफ़ी घना है जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं और फिर भटक भटक के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके बाद में मिलते नहीं हैं और फिर पुलिस परेशान होती है। अगर आप 9 सीखे हैं, आपको नॉलेज नहीं है जंगल के बारे में, तो आप क्यों आते हैं? यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर भी नहीं है जो आपको हंट कर लेगा। तो वही है, आसपास अगर खोए होंगे और हमें मिल जाएंगे तो हम उन्हें रास्ता बता देंगे, उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ाएंगे। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे वक्त बीता और रात हो गई। अंधेरा होने से पहले मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, अरे सुनो, चलो टेंट लगाते हैं। और फिर मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी मुझे तो आता नहीं है, कैसे लगता है ये टेंट? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ मतलब तुम मुझे देखना टेंट लगाते हुए और मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा वैसा फॉलो करना। मेरे दादाजी मुझे बताने लगे और मैं देखने लगा। टेंट लगने के बाद मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, तो देखा तुमने, ऐसे लगाया जाता है। कभी भी आप आउटडोर में कहीं पिकनिक बनाने के लिए कहीं भी गए जहाँ पर आपको टेंट लगाना है तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और फिर मैंने अपने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एक ग्रेट पर्सन हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरे दादाजी हैं। आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मैं जितना हो सकेगा आपसे उतनी चीज़ें सीख लूँगा। और मेरे दादाजी हंसने लगे और मेरे दादाजी ने कहा, चलो अब रात हो गई है, खाने का इंतज़ाम करते हैं। और फिर मैं और मेरे दादाजी मिलकर खाना बनाने की तैयारी करने लगे। वहीं हमने टेंट के बाहर एक बॉन फायर किया और खाना पकाने लगे। काफ़ी मेहनत के बाद खाना जो है वो तैयार हुआ और मैं और मेरे दादाजी बातें करते हुए खाना खा रहे थे। मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा, कैसा लग रहा है खाना? और फिर मैंने जवाब दिया, दादाजी बहुत स्वादिष्ट है, लग ही नहीं रहा कि हमने जंगल में बैठकर इसे बनाया।
ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल का खाना है। मेरे दादाजी हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे काफ़ी अच्छी कुकिंग आती है, खासकर जब मैं फॉरेस्ट में हूँ। जंगल से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर शिकार करना, जंगलों में शिकार करना और ऐसे बैठकर खाना मुझे काफ़ी पसंद है। मैं और मेरे दादाजी एक दूसरे से बातें करते रहे और बातें करते करते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। और फिर मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो अब हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हमें घर भी जाना, तो चलो टेंट में चलते हैं। मैं और मेरे दादाजी टेंट में आ गए और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो आप सो जाओ। मैं चल चल के काफ़ी ज़्यादा थक गया था और मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए मैं जैसे ही लेटा 5 मिनट में मुझे नींद आ गई और मैं सो भी गया। मुझे कुछ ही घंटे हुए थे सोए हुए, लेकिन मेरी आंख जब खुली तब मैंने देखा मेरे दादाजी टेंट की चैन को हल्का सा खोलकर टेंट के बाहर कुछ देख रहे थे। मैं अपने दादाजी के पास गया और मैंने अपने दादाजी से कहा, क्या हुआ दादाजी, आप क्या देख रहे हैं? तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा, चुप रहो, अभी खतरा है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मेरे दादाजी ने तुरंत बंदूक को जो है वो लोड करना शुरू कर दिया और उसी वक्त मैंने भी बाहर देखा, तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत जो है वो ख़राब हो गई। मैंने देखा कि वहाँ वो जो हमने बॉनफायर किया था उसके आसपास एक खूंखार सा दिखने वाला आदमखोर वेंडिगो घूम रहा था। उसको देखते ही मेरा जो दिल था वो मानो धड़कना बंद कर दिया था। मेरे दादाजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींचा और उन्होंने बंदूक की नली को टेंट की उस चैन से बाहर निकाला और निशाना लगाने लगे। और उन्होंने जो गोली थी वो किसी और डायरेक्शन में फायर कर दी। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो वेंडिगो किसी और साइड था, तो मेरे दादाजी ने दूसरी साइड पे फायर क्यों किया? तभी मैंने देखा वो आदमखोर वेंडिगो पागलों की तरह उस डायरेक्शन में भागा जहां गोली चली थी। जिस डायरेक्शन में मेरे दादाजी ने फायर किया था वो वहां पर भागने लगा। तभी मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, चलो यहां से हमें निकलना होगा, इससे पहले वो यहां पर वापस आ जाए। मैं और मेरे दादाजी वहां टेंट से बाहर निकले और मेरे दादाजी ने वो जो बॉनफायर था उसमें से 2 लकड़ियां जो कि काफी मोटी और बड़ी थी उन्हें उठा लिया और मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। उस वेंडिगो को देखकर मेरी हालत पहले से ही खराब हो गई थी। मेरे दादाजी आगे आगे काफी तेजी से भाग रहे थे और मैं भी उनका पीछा कर रहा था। तभी मैंने वहां पर एक डरावनी सी चीख सुनी और वो चीख किसी भी इंसान या फिर जानवर की नहीं लग रही थी। मैं और मेरे दादाजी उस जंगल से भागते हुए निकल ही रहे थे, तभी मेरी नज़र वहाँ एक पेड़ पर पड़ी और मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। और सबसे डरावने वाली बात तो ये है कि वो जो लाश थी, उस लाश की जो मुंडी थी वो गायब थी और उसके शरीर पर जो मांस था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम था, सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ दिख रही थी। और उसे देखने के बाद मेरा जो खौफ था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मेरे दादाजी ने मुझे कहा, अभी अभी रुकने का वक्त नहीं है, बस भागते रहो। मैं अपने दादाजी के पीछे पीछे भागता रहा। मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थक रहा था, लेकिन मुझे भी पता था अगर मैं रुका तो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं जैसे तैसे अपने दादाजी का पीछा करते हुए भाग रहा था। मेरे दादाजी ने तभी अपना जो फ़ोन था वो निकाला और एक खुले एरिया में पहुंचे। उन्होंने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, आजा 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 आजा, नेटवर्क्स नेटवर्क्स नेटवर्क्स, आजा। अरे अरे कहाँ है? तभी एक जगह पर उन्हें नेटवर्क्स मिल गए और मेरे दादाजी ने तुरंत अपने दोस्त को, जो कि पुलिस वाले थे, उन्हें कॉल किया और उन्होंने कहा, हेलो 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 हेलो, तुम सही कह रहे थे, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ मैंने एक
आदमखोर वेंडिगो को देखा है और मेरी जान को खतरा है। मैं और मेरा पोता भी जंगल में ही है, यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम फटाक से गाड़ी लेकर बाहर आ जाओ जंगल की। यह कहकर मेरे दादाजी ने फोन काट दिया और फिर मैं और मेरे दादाजी फिर से उस जंगल से निकलने के लिए भागने लगे। उस जंगल के अंदर से काफी डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी और वो चीखें किसी आम जानवर या किसी इंसान की तो नहीं थी। मैंने भागते हुए ही अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये डरावनी सी चीखें किसकी है? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, बेटा अभी कुछ पूछने का टाइम नहीं है, बस भागते रहो। जैसे तैसे मैं और मेरे दादाजी उस जंगल से बाहर निकले और उसके बाद जो हमने देखा उसे देखने के बाद हम काफी ज्यादा डर गए। हमने देखा जो हमारी कार थी उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी मेरे दादाजी ने कहा, हर्ष, मुझे पता लग गया था कि वो आदमखोर मांस के चक्कर में मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ देगा। अब जल्दी से बस वो पुलिस वाला आ जाए। उस आदमखोर वेंडिगो ने गाड़ी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। मैं और मेरे दादाजी उस पुलिस वाले का इंतजार कर रहे थे। वो जो वक्त था, वो जो इंतजार था, एक एक सेकंड एक एक साल के बराबर लग रहा था। और ऊपर से उस जंगल में से उसी आदमखोर वेंडिगो की चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी, जो कि हमारे खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। मैंने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी आपके पास तो बंदूक है ना, तो आपने उस आदमखोर को क्यों शूट नहीं किया? और फिर मेरे दादाजी ने मुझसे कहा, बेटा उन आदमखोरों को मारा नहीं जा सकता। मैंने उन्हें पहले भी देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस जंगल में भी आ जाएंगे। मैंने खतरनाक खतरनाक जंगलों में उन्हें देखा। कई बार मैं उनसे बचा हूं। उन पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो आदमखोर होते, मांस के इतने भूखे होते हैं कि वो इंसानी मांस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें मार पाना इंसानों की बस की बात नहीं है। उनसे जैसे तैसे अपनी जान बचा लेना ही समझदारी है। मेरे दादाजी मुझे ये सब बात बता ही रहे थे, तभी मेरे दादाजी का जो दोस्त था वो वहां पर आ गया। उसने गाड़ी को रोका और तुरंत गाड़ी के जो दरवाजे थे उन्हें खोल दिया। मैं और मेरे दादाजी तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गए और जैसे ही मैं और मेरे दादाजी गाड़ी के अंदर बैठे तब उस पुलिस वाले ने पूछा, क्या आप दोनों ठीक तो हैं? तभी मेरे दादाजी ने हाँ कहा और उसी जंगल में से उसी आदमखोर की चिल्लाने की आवाज आई। उस पुलिस वाले ने गाड़ी को काफी तेजी से वहां से निकाला और फिर उन्होंने पूछा, हाँ, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत तेजी से गाड़ी को लेकर आया हूं। और फिर मेरे दादाजी ने कहा, मैंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और साइड पर गोली चला दी। उसे लगा कि वहां पर कोई है और वो उस डायरेक्शन में चला गया। बस इसी फैसले ने हमारी जान बचा ली, वरना अगर हम उसके सामने भागने की कोशिश करते तब हमारा मरना पक्का था। अब समझ आया कि वो जो लोग गायब हुए हैं, हो ना हो उन्हें इस वेंडिगो ने ही मार कर खा लिया है, तभी उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। मुझे पहले लग रहा था कि कोई खतरनाक जंगली जानवर आ गया है इस जंगल में, लेकिन मैंने भी उसकी आवाज़ अभी अभी सुनी। मुझे कंफर्म हो गया है कि वो वेंडिगो ही है। उस दिन मैं और मेरे दादाजी वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। उस दिन के बाद से उस वेंडिगो को उस जंगल में कहीं भी नहीं देखा गया, ना ही वहां से कोई गायब हुआ। कई लोग उस जंगल में वेंडिगो को देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन वो वेंडिगो कभी भी किसी की पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसे पकड़ा जा ही नहीं सकता। कहते हैं कि आज भी उसी जंगल में वो आदमखोर वेंडिगो इंसानी मांस की भूख लेकर इधर उधर घूमता रहता है और इंतजार करता है किसी इंसान का, ताकि वो अपनी भूख को मिटा सके। हाँ, तो ये थी कहानी वेंडिगो की।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये कहानी है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी जो है वो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी है कमेंट करके भी बताना। नया जो चैनल बनाया है उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, खाना नहीं खाया तो खाना खा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।